हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन देखिए। द क्वेश्चन इज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन मैक्सिमम न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स इन द ब्लड आर ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो कौन सा ऑर्गन है जो मेंशन किए गए हैं यहाँ पर, इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल जो एलिमेंट्स हैं ब्लड से उनको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो कौन सा वो ऑर्गन है हमें वो बताना है। ऑप्शंस देखिए, माउथ, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एब्डोमेन। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो राइट आंसर है दैट इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एक पार्ट है हमारी बॉडी का ऑर्गन है जो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही इंजेक्शन हुआ, ठीक है, खाना लिया अंदर गया हमारे पास माउथ से, दिस इज़ द इंजेक्शन। ठीक है, और स्टमक में और जो स्टमक के साथ जो हमारे पास जो स्टमक के जो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास जो पार्ट्स होता है डिडनम, जिजुनम एंड इलियम, तो वहाँ पर जो इनका केमिकल डाइजेशन होना स्टार्ट हो रहा है। देखिए ओएसोफेगस, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब में जो केमिकल डाइजेशन होना स्टार्ट हुआ, वेरियस जो है वो जो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हुआ फूड का। ठीक है, और मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन माउथ से ही होना स्टार्ट हो जाती है, देन उसका जो च्यूइंग और क्रंचिंग और जो सेगमेंटेशन होती है वो होती है। ठीक है, तो केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन दोनों ही होता है। ठीक है, और जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है, जो हमारे पास फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट आएगा वहाँ पर जो है वो ऑब्जर्व हो जाएंगे, जितने भी न्यूट्रिशन एलिमेंट्स हैं वो ऑब्जर्व हो जाएंगे और वो हमारे पास जो है वो ब्लड वेसल्स में और लिम्फ वेसल्स में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे और फिर वहाँ से बॉडी के डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट ऑर्गन्स को सप्लाई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन बॉडी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज इंक्लूडेड। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी का ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जहाँ पर जो है वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो दिखता है, पाया जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, ऑप्शंस हैं लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर एंड स्टमक। जो हमारे यहाँ पर जो आंसर है दैट इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो हमारे पास वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो आपको मैं दिखा देती हूँ, ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास कोलोन है जिसे हम कहते हैं असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है, देन डिसेंडिंग, देन सिग्मोइड कोलोन और फिर हमारे पास रेक्टम आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है टेल लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, जब इसकी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, अपेंडिसाइटिस। क्या कहते हैं, अपेंडिसाइटिस। ठीक है, जो अपेंडिसाइटिस की जो पेन होती है वो कौन से पॉइंट पर होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज़ द मैकबर्नीज पॉइंट। ठीक है, और कभी पूछ भी लेते हैं कि अपेंडिक्स का जो लोकेशन का क्वेश्चन आता है कि वो किस जगह पर लोकेट करती है, सो दैट इज़ द राइट इलियाक फोजा। ठीक है, पेल्विस का पार्ट राइट इलिक फोजा की लोकेशन है, वहाँ पर जो वो ये प्रेजेंट होता है। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में पैराथायरॉयड हार्मोन का क्या एक्शन होता है। ऑप्शंस देखिए, इंक्रीज ब्लड सोडियम लेवल, डिक्रीज ब्लड सोडियम लेवल, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल एंड डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। तो क्या करता है पैराथायरॉयड हार्मोन, जो पैराथायरॉयड हार्मोन होते हैं वो हमारे पास थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, और वो जो है वो हमारे बॉडी में क्या करते हैं, जो कैल्शियम का जो लेवल है उसको इंक्रीज़ करते हैं ब्लड में। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास फ्रंट व्यू है थायराइड ग्लैंड का, ये बैक व्यू है। तो बैक साइड पर हमारे पास ऐसे 4 स्मॉल स्मॉल से जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। पैराथायरॉयड ग्लैंड से जो सिक्रीशंस होते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन जो रिलीज होता है वो एक्ट करता है बोन्स के ऊपर, किडनी के ऊपर। ठीक है, और ये जो है वो हमारे पास इनसे जो है वो कैल्शियम रिलीज करवाते हैं और वो उसको ब्लड में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, और ब्लड से जो है वो पूरा बॉडी को सर्कुलेट होगा, मीन्स ब्लड में एक कैल्शियम का लेवल को मेंटेन करके रखता है पैराथायरॉयड हार्मोन। नेक्स्ट देखिए,
विच एंजाइम हेल्प्स इन फैट डाइजेशन, फैट की डाइजेशन के लिए कौन सा जो एंजाइम है वो हेल्प करता है। ऑप्शन है हमारे पास अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, ठीक है। तो इनके बारे में मैंने पीछे भी डिस्कस किया था। सो द राइट आंसर इज द लाइपेज एंजाइम, ठीक है। तो लाइपेज जो एंजाइम है वो हमारे पास फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और जो फैट्स होते हैं, ठीक है, उनको स्मॉल फैटी एसिड्स में जो है वो डिवाइड करता है, ठीक है। तो लाइपेज एक्ट एज अ एंजाइम फॉर द फैट डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज रेगुलेटेड बाय। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है हमारी बॉडी में, ठीक है, तो उसको कौन मेंटेन कर कर रखता है। हार्ट, किडनी, लीवर एंड ब्रेन, ठीक है। सो द राइट आंसर इज द किडनी, ठीक है। तो किडनी जो है वो हमारी बॉडी का जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस उसको मेंटेन करके रखते हैं, और वही जो ब्लड को फिल्टर आउट करके जो वेस्ट है उसको बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन्यूरेसिस मीन्स, ठीक है। एन्यूरेसिस वर्ड है, एन्यूरेसिस वर्ड का मीनिंग पूछ रहे हैं क्या होता है। ऑप्शंस देखिए, यूरिनेशन इन स्लीप, वॉकिंग इन स्लीप, ब्रेथलेसनेस इन स्लीप एंड कफिंग इन स्लीप, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज द यूरिनेशन इन स्लीप, ठीक है। वॉकिंग, इसका जो राइट आंसर दैट इज यूरिनेशन इन स्लीप, ठीक है। बेड वेटिंग भी इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बेड वेटिंग, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा जो है वो बेड को मीन्स जो नाइट टाइम पर जो वो यूरिन पास कर देता है बेड पर बियॉन्ड 5 ईयर्स के बाद, ठीक है, या उसने बीच में जो था वो एक अटेन कर लिया था, उसका ब्लैडर कंट्रोल उसने अटेन कर लिया था, ठीक है, 2-3 ईयर्स के आसपास, बट फिर अगेन कुछ रीज़न की वजह से अगेन जो बच्चे बेड वेटिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम, हम उसे एनरेसिस कह सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास वॉकिंग इन स्लीप, ठीक है। तो जैसे होता है कि नींद में कोई चलने का कल जैसे प्रॉब्लम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सोमन एम्बोलिज्म, ठीक है, सोमन एम्बोलिज्म, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट था ब्रेथलेसनेस इन स्लीप, ठीक है। तो इसे जो है वो हम स्लीप एपनिया भी कहते हैं, क्या कहेंगे, स्लीप एपनिया। कफिंग इन स्लीप जो है वो होता है समटाइम कि अगर जब हम लेटते हैं तब हमें कफिंग होना होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास जो है वो अस्थमा के केस में भी देखने को मिलता है, ठीक है। और जो है वो पोस्ट नेटल ड्रिप में भी होता है कि जैसे हम लेटते हैं तो हमारा जो है वो एयर पैसेज प्रॉपरली नहीं बन पाता है, सिक्रेशंस की वजह से ब्लॉकेज होती है, ठीक है। तो हम प्रॉपरली सांस नहीं ले पाते हैं, इसलिए जो है वो हमें फाउलर या सेमी फाउलर पोजीशन जैसे ही लेते हैं तो हम प्रॉपरली ब्रीथ कर पाते हैं और हमारा कफिंग भी जो है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसका जो राइट आंसर था दैट इज द यूरिनेशन इन द स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पासिंग ब्लड इन यूरिन इज कॉल्ड, ठीक है। अगर यूरिन में जो है वो ब्लड की प्रेजेंस देखने को मिलती है तब हम उसे क्या कहेंगे, हिमैट यूरिया, प्रोटीन यूरिया, यूरेमिया एंड पॉलीयूरिया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हीम वर्ड जो ब्लड से है, ठीक है, और यूरिया, तो हमारे पास जो राइट आंसर है दैट इज द हिमैट यूरिया, ठीक है, ब्लड इन द यूरिन। और हमारे पास जो प्रोटीन यूरिया मीन्स प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन यूरिया मीन्स प्रोटीन जो है वो यूरिन में दिख रही है, और ये हमारे पास यूजली जो है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में या कोई किडनी के डिजीजेज है उनमें देखने को मिलता है, ठीक है। हमारी किडनी जो है वो प्रोटीन को जो है वो फिल्टर आउट कर देती है यूरिन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है यूरेमिया। यूरेमिया में क्या होता है, हाई लेवल ऑफ जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे ब्लड में, दैट इज़ द यूरिया क्रिएटिनिन, ठीक है। तो वो जो है वो भी जो है वो इसमें ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है, ठीक है। ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है हमारी बॉडी में यूरिया क्रिएटिनिन की, तो वो होगा। देन हमारे पास है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया में हो हमारे पास होता है अगर बहुत ज़्यादा नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा जो है वो यूरिन पास कर रहे हैं, दैट इज़ द पॉलीयूरिया। नियर अबाउट मोर देन जो है वो 2 to 2.5 लीटर से ज़्यादा अगर कोई एक्सक्रीट करता है यूरिन इन अ डे तो उसे हम पॉलीयूरिया कहेंगे, ठीक है। और ऑलिगयूरिया में जो हमारे पास कितना होता है, लेस देन 400 ऑलिगयूरिया, ठीक है, लेस देन 400 ml। सो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लीपिंग पल्स रेट इज क्लासिकली इंक्रीज इन, ठीक है। तो मीन्स अगर कोई सोया हुआ है, ठीक है, तो स्लीपिंग टाइम पर जो है वो अगर उसका पल्स रेट इंक्रीज होता है, स्लीपिंग पल्स रेट इज क्लासिकली इंक्रीज इन कौन सी कंडीशन पर इंक्रीज होता है। ऑप्शंस हैं हमारे पास, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म एंड हाइपर थायरॉयडिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है,
ये देखिए हाइपोथायराइडिज्म मीन्स जो थायराइड ग्लैंड की जो सिक्रीशन होती है, जो हार्मोन्स हैं वो हमारे पास क्या है, कम है, ठीक है। तो वो हाइपो, अगर ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो अगर थायराइड ग्लैंड की ज़्यादा सिक्रीशंस हो रही हैं तो हाइपर। और पैराथायराइड ग्लैंड की बात होगी, अगर पैराथायराइड ग्लैंड की सिक्रीशंस कम है तो उसको हाइपो पैराथायरॉइडिज्म बोल देंगे। अगर इंक्रीज होती है तो हम लोग क्या कहेंगे, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, ठीक है। तो ये इनका मैंने आपको बताया। अभी यहाँ पर हम जो है वो हमारे पास जो राइट आंसर है दैट इज़ द हाइपर थायरॉइडिज्म, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या है हमारे पास, हाइपर थायरॉइडिज्म, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे पास हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में क्या होगा, जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारे पास क्या करेगा, थायरॉक्सिन का लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इसका काम है। तो जब हमारे पास जो थायराइड का जो सिक्रेशन है, थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, ठीक है, ये ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वो हार्ट के पेसमेकर को स्टिमुलेट करता है। क्या करता है, स्टिमुलेट करता है हार्ट पेसमेकर, ठीक है। हार्ट के पेसमेकर को स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। और जिसकी वजह से जो है वो जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है हार्ट को कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी करने के लिए वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बॉडी की डिमांड से हार्ट की फंक्शनिंग जो अल्टर करती है और यहाँ पर जो चेंजेस आएंगे, एक जो है वो जो रिदम है हार्ट का वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सम टाइम हम बोल सकते हैं कि कुछ एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। और सम टाइम जो है वो यहाँ पर जो हार्ट रेट होता है हमारे पास, जो पल्स रेट है, जो हार्ट रेट है, वो भी जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कहा कि इंक्रीज हो जाता है, तो वो भी इसी रीज़न की वजह से होता है और इसको हम टैकीकार्डिया भी कहेंगे। नीड अबाउट मोर देन 90 बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो अगर इतना हमारे पास देखने को मिलेगा तो वो हम इसको जो है वो यहाँ पर टैकीकार्डिया में काउंट करेंगे और ये हमें जो वो हाइपरथायरॉइडिज्म में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेटलेट्स काउंट इज डिक्रीज्ड मार्कली इन, ठीक है। प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, ये भी एक अलग से टर्म बन जाती है हमारे पास, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। ठीक है, तो थ्रोम्बस जो हमारे पास थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं वो प्लेटलेट्स हम उनको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। और अगर उनका काउंट डिक्रीज हो जाता है तब हम उसे क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अभी ये कंडीशन किस में देखने को मिलती है, मलेरियल फीवर, टाइफाइड फीवर, रोमेटिक फीवर एंड डेंगू फीवर। तो ये जो हमें देखने को मिलेगा वो हमें मिलता है डेंगू फीवर में, और इसे जो वो हम हेमरेजिक फीवर भी कहते हैं। हेमरेजिक फीवर क्यों, क्योंकि इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और इंटरनल ब्लीडिंग क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, प्लेटलेट का काउंट जो होता है वो नियर अबाउट या लेस देन जो 10,000 जो माइक्रोलीटर ब्लड में जो है वो इससे भी कम देखने को हमें मिलेगा अगर, तो वो जो है वो हमारे पास जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन अराइज हो जाती है और ये डेंगू फीवर में ज़्यादा देखने को मिलता है। और जिसकी वजह से हमारे पास प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं तो वहाँ पर बॉडी में जो वो इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो डेंगू फीवर जो हमारे पास है इसका जो अटैक होता है डेंगू फीवर का, बेसिकली वो हमारे बोन मैरो पर अटैक करता है, ठीक है। जो डेंगू फीवर है वो कहाँ पर अटैक कर रहा है, बोन मैरो पर अटैक होगा इसका, ठीक है। और जो बोन मैरो पर जब इसका अटैक होगा तो आपको पता है, ठीक है, जो बोन मैरो से जो हमारे पास जो प्रोडक्शन होनी थी, हमारे पास जो प्लेटलेट्स की रेड ब्लड सेल्स से जो प्रोडक्शन होनी थी वो वहाँ पर वैसे ही कम हो रही है, ठीक है। और अगर इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है तो जो थोड़े बहुत प्लेटलेट्स बचे होंगे वो भी वहाँ पर जाके अकोमुलेट हो जाएंगे, फिर वैसे ही ब्लड में बहुत कम प्लेटलेट्स हमारे पास बचेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द कंडीशन इन केस ऑफ डेंगू फीवर हमें देखने को मिलती है और हम इसे हेमरेजिक फीवर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग पेरिनियल ऑपरेशंस पेशेंट्स आर कैप्टिव, ठीक है। तो ये जो है वो पेरिनियल जो ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, उनमें जो है वो पेशेंट को हम कौन सी पोजीशन देते हैं, तो यहाँ पर आपको आंसर विजिबल है। यहाँ पर जो आप जो रिमेनिंग जो पोजीशंस है मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शन है हमारे पास रिकॉम्बेंट पोजीशन, लिथोटमी पोजीशन, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन है, सिम्स पोजीशन, ठीक है। तो लिथोटमी पोजीशन जो वो हम पेरिनियल जो एरियाज हैं उनका जो एग्जामिनेशन करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए जो पेशेंट को जो वो हम लिथोटमी पोजीशन पर रखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वन बाय वन सभी पोजीशंस दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए, दिस इज द लिथोटमी पोजीशन, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास लिथोटमी पोजीशन है, दिस वन, और ये हमारे पास सिम्स पोजीशन है, ठीक है। तो सिम्स पोजीशन में बेसिकली जो वो हमें अगर रेक्टल एरिया का एग्जामिनेशन करना है तो हम पेशेंट को सिम्स पोजीशन पर रखते हैं, ठीक है। और
जो रिमेनिंग जो पोजीशंस है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो ये रिकॉम्बेंट जो पोजीशंस होती हैं इनमें हमारे पास सुपाइन और प्रोन पोजीशन आती है, ठीक है। तो ये जो है यूजुअली हम मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी होता है, पूरा बॉडी का हेड टू एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, बैक साइड से कर रहे हैं, ठीक है। या हम पेशेंट को जो है वो रिकवरी फेज पे पेशेंट है तो उसको रेस्ट करने के लिए अलाउ किया गया है, ठीक है। कोई सर्जिकल प्रोसीजर होना है किसी भी साइड का तब भी जो है वो हम पेशेंट को इन पोजीशंस पर रखते हैं, देते हैं। और फाउलर्स पोजीशन देते हैं यूजुअली पेशेंट का जो है वो रेस्पिरेटरी से रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम होती है उसका ब्रीदिंग पैटर्न को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। तो ये पोजीशन जो है वो इसमें जो है पेशेंट को नियर अबाउट उसका जो एक अलाइनमेंट बॉडी की जो होती है उससे जो उसको नियर अबाउट 50 to 25 डिग्री जो डाउनवर्ड उसका हेड को हम रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ एंडोस्कोपी एग्जामिनेशन करना है या उस तरीके से कुछ सर्जरी करें तो वहाँ पर जो वो हम पेशेंट को इस पोजीशन में रखते हैं, ठीक है। तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज करेक्टराइज्ड बाय, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, ठीक है, हम उसको क्या कैसे करेक्टराइज करेंगे। 3 मेजर्स जो है वो उसमें क्लिनिकल साइंस हमें देखने को मिलते हैं, तो वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कंप्लीट डिटेल में जो लेक्चर है वो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल सकता है, तो आप वहाँ पर उसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का पूरा लेक्चर है तो आपको वहाँ से नोट्स भी बनाने में हेल्प हो सकती है। तो ऑप्शंस देखिए, हिमैट्यूरिया, प्रोटीनयूरिया, हाइपरटेंशन, पाईयूरिया, ओलिगोयूरिया, हिमैट्यूरिया एंड हिमैट्यूरिया, एजोटेमिया एंड हाइपरटेंशन एंड प्रोटीनयूरिया, एडिमा एंड हाइपरलिपिडेमिया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का तो वो हमारे पास है ऑप्शन डी, प्रोटीनयूरिया, एडिमा एंड हाइपरलिपिडेमिया, ठीक है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमारे पास जो नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उनका जो हमारे पास जो वुमेन कैप्सूल से जो फिल्ट्रेशन है वहाँ से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोटीन का जो है वो पासेज हो जाता है, ठीक है। और इसका पूरा पैथोफिजियोलॉजी होती है जिसकी वजह से जो है वो फर्दर जाके बॉडी में जो है वो वाटर की रिटेंशन होने लग जाती है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। और यहाँ पर जो है वो हमारे पास ऑन्कोटिक प्रेशर भी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स से भी जो है वो फ्लूइड का जो वो कॉम्प्लेट होना शुरू हो जाता है, इसकी वजह से एडिमा हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा पैथोफिजियोलॉजी है जिसे आप अच्छे से जो है वो कंप्लीट मेरे लेक्चर पे सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज मेजर्ड विद द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर अगर हमें मेज़र करना है तो उसके लिए जो है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ करेंगे। ऑप्शंस हैं ऑक्यूलोमीटर एंड पैरीमीटर, टोनोमीटर एंड मोनोमीटर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दैट इज़ द टोनोमीटर, ठीक है। टोनोमीटर जो है वो हम जो है वो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेज़र करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे जो है वो हम जो है वो पेशेंट की आईज़ में जो है वो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को प्रॉपर्ली मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास है ऑक्यूलोमीटर, ये जो है वो यूजुअली हम जो वो आई मूवमेंट को चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो हम पेशेंट की आई मूवमेंट को चेक करते हैं। और ये हमारे पास जो पैरीमीटर है, पैरीमीटर जो है वो एक तरीके का एक वर्ड जो है वो किसी मैथ के कॉन्सेप्ट से लेके आए हैं, ठीक है। जहाँ पर कोई हमारे पास कोई भी एरिया है उसका जो भी टोटल लेंथ है जो भी उसके नियर अराउंड आउटसाइड द शेप जो भी एरिया है उन सबको मेज़र करते हैं, ठीक है। और टोनोमीटर आपको बता दिया इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेज़र करने के लिए। और यहाँ पर हमारे पास मोनोमीटर, मोनोमीटर जो होता है इससे जो है वो हम प्रेशर तो मेज़र करते हैं, ठीक है, प्रेशर मेज़र करेंगे बट लिक्विड का, कोई भी लिक्विड होगा या कोई भी गैसेस हैं उनका जो है वो प्रेशर मेज़र करने के लिए जो हम मोनोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज इन थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लाइटेरियन, ठीक है, ये डिजीज़ है विच इज़ ऑल्सो नोन एज बेरगर्स डिजीज़। तो पहले मैं आपको इस डिज़ीज़ के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जो थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लाइटेरियन जो डिज़ीज़ है ये एक रेयर डिज़ीज़ है। इसमें क्या होगा हमारे पास यहाँ पर जो है इस रेयर डिजीज़ में सबसे पहले इन्फ्लामेशन होती है बॉडी में, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा इन्फ्लामेशन के साथ साथ क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगी जो भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं स्पेशली कहाँ पर, हमारे हैंड्स और फीट्स में, ठीक है। तो जो हमारे हैंड्स और फीट्स की जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर ब्लड क्लॉट जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, उनकी वजह से क्या होगा हमारे पास ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाती है। क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाएगी
इन द आर्टरीज, ठीक है, जो भी हमारे पास लोअर जो आर्म्स हैं या जो लेग्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो इनमें जो है वो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। दिस इज़ द कंडीशन। तो जैसे थ्रोम्बो एंजाइटिस, थ्रोम्बो मीन्स थ्रोम्बस बनना शुरू हो गए, क्लॉट्स बनना शुरू हो गए, ब्लॉकेज बन चुकी है, ठीक है। और एंजाइटिस जो वर्ड है वो हमारे पास ब्लड वेसल्स और यहाँ से लिया गया है, ठीक है। दिस डिजीज इज ऑल्सो नोन एज बुर्गर्स डिजीज। तो अभी ये क्या है, यहाँ पर पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट, हमें इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शंस है कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, कंट्रोलिंग डायबिटीज, वेट रिडक्शन एंड स्मोकिंग सिजेशन। तो हम यहाँ पर क्या देंगे, इसका जो राइट आंसर दैट इज अ स्मोकिंग सिजेशन, ठीक है। तो हमें जो है वो स्मोकिंग को स्टॉप करना चाहिए, ठीक है। मोस्टली पीपल्स जो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उनमें ये कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस इज अ मैनिफेस्टेड बाय एलिवेटेड। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस जो कंडीशन होती है, ठीक है, इसको जो है वो यूजुअली हम यहाँ से कौन सी जो हमारे पास जो फाइंडिंग है वो उसमें देखने को मिलती है हमें। ऑप्शंस देखिए, सीरम बिलिरुबिन, सीरम अमाइलेज एंड सीरम एल्केलाइन फॉस्फेट एंड सीरम क्रेटिनिन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज़ द सीरम अमाइलेज, ठीक है। सीरम अमाइलेज जो है वो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस की कंडीशन में जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, बियॉन्ड 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, जो भी उसकी जो है वो अपर लिमिट होती है नॉर्मल की, उससे 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और फिर वो नॉर्मल भी आ जाता है, नियर अबाउट 3 to 7 डेज में वो नॉर्मल भी आ जाएगा, ठीक है। इसमें यूजुअली पेशेंट को क्या होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन भी देखने को मिलती है और अब्डोमेन का टेंडरनेस भी देखने को मिलेगा इन केस ऑफ एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डंपिंग सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ, डंपिंग सिंड्रोम, ठीक है। डंपिंग जो यहाँ पर जो सिंड्रोम की बात हो रही है, मैं आपको बता दूं पहले डंपिंग सिंड्रोम में होता क्या है। दिस इज़ अ मेडिकल कंडीशन इन विच, जिसमें यूजुअली क्या होता है, जो हमारा स्टमक है, ठीक है, दिस इज आर स्टमक, देन फिर आके चल के हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, जो हमारे स्टमक ने जो चीज़ें जो भी इसने इंजेक्शन हुआ, ठीक है, यहाँ पर जो वो मैकेनिकल डाइजेशन हो रही है, केमिकल डाइजेशन हो रही है फूड की, अभी हमने पीछे डिस्कस किया, ठीक है। तो जो इसका कंटेंट है उसको इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में नो डाउट वो आगे पास करना है, बट अगर वो अपना जो स्टमक है वो अगर खुद को एम्प्टी कर देता है अपने कंटेंट्स को, जो वो आगे पास ऑन कर रहे हैं इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन रैपिडली, ठीक, जितना उसको करना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा जल्दी वो आगे पास कर रहा है, देन दैट इज नोन एज डंपिंग सिंड्रोम। अब डंपिंग सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ, किसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कोलेक्टमी, सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी, नेफ्रेक्टमी एंड हिस्टेरेक्टमी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो मैंने आपको बता दिया कि स्टमक है और इंटेस्टाइन की बात ये सब हो रहा है, तो हिस्टेरेक्टमी नेफ्रेक्टमी ये तो नहीं आने वाला, कोलोन तक तो बात जा ही नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिमेनिंग बस है, दैट इज सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी। सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी में क्या होता है, जैसे हमारे पास ईसोफेगस है, थोड़ा सा पोर्शन आपको यहाँ पर स्टमक का दिखेगा, ठीक है, बाकी भी जो वैसे यूजली जो देखने को मिलता है हमें ऐसे, फिर ड्यूडेनम जेजुनम इलियम आगे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो है वो पार्ट यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है, ये पूरा रिमूव हो जाएगा। फिर उससे क्या हुआ, जो थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे स्टमक का बचता है, टोटल गैस्ट्रेक्टमी नहीं है, सब टोटल है, तो ये जो थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर बचता है अभी वो यहाँ से पूरा कट हो गया स्टमक, ठीक है। तो ये अब रिमेनिंग ऐसे थोड़ा सा ऐसे जो उसका थोड़ा सा पार्ट था, ठीक है, और ये ड्यूडेनम को भी यहाँ पे इन्होंने पूरा ऐसे अनोस्टोमोसिस इसका पूरा कर दिया, तो वो इमीडिएटली क्या हो रहा है, डंपिंग हो रहा है। स्टमक में ज़्यादा देर तक तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि स्टमक को यूजुअली यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं, तो वो डंपिंग हो रही है, जो भी स्टमक के कंटेंट है वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में रैपिडली पास ऑन हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग द मेडिकेशन of choice for patient with an open contaminated injury and no recent history of tetanus immunization, ठीक है। तो हमारे पास एक पेशेंट है, ठीक है, एक हमारे पास पेशेंट है, उसको इंजरी हो जाती है, ठीक है, और अभी उसका जो है वो ओपन इंजरी दिख रही है, कॉन्टेमिनेटेड भी है, ठीक है, उसके ऊपर धूल मिट्टी कुछ इस तरीके से सब लगा हुआ है, ब्लड सब चीज़ें, ठीक है। तो वो ओपन और कॉन्टेमिनेटेड इंजरी आपको देखने को मिल रही है, और उसका जो हिस्ट्री है रिसेंटली कोई उसको टेटनस का इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है, तब हम उसका मेडिकेशन ऑफ चॉइस क्या करने वाले हैं,
तो ऑप्शन हमारे पास डीपीटी वैक्सीन, टेटनस टॉक्सॉइड, टेटनस एंटीटॉक्सिन एंड टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज द टेटनस टॉक्सॉइड हम पेशेंट को देंगे, टीटी का इंजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट with swine flu and she has to give the drug of choice for swine flu। पेशेंट है हमारे पास, ठीक है, नर्स एक स्वाइन फ्लू के पेशेंट की केयर कर रही है और नर्स को जो है वो उसे ड्रग ऑफ चॉइस देनी है फॉर द स्वाइन फ्लू। तो वो कौन सी ड्रग है हमारे पास? ऑप्शंस देखिए, एसाइक्लोवीर, एडिफोफिर एंड सिडोफोवीर एंड ओसेल्टाइमिवीर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज द ओसेल्टाइमिवीर इज द राइट आंसर। दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द स्वाइन फ्लू। रिमेनिंग जो है हमारे पास, ये हमारे पास एसाइक्लोवीर है, ये हम जो हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस का जो इन्फेक्शन होता है उस केस में देते हैं, या वेरिसुला जूस्टर के इन्फेक्शन होते हैं जैसे चिकन पॉक्स, उसमें देंगे एसाइक्लोवीर। देन एडिफोवीर जो हम देंगे, ये बेसिकली हेपेटाइटिस बी का जो इन्फेक्शन, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी का अगर इन्फेक्शन होता है उसमें देंगे। और ये जो हमारे पास सिडोफोवीर है, इसको जो है वो हम साइटोमेगैलो वायरस के जो क्लिनिकल जो कुछ साइंस देखने को मिलते हैं अगर साइटोमेगैलो वायरस के कुछ पेशेंट्स में, तो उस केस में देंगे। ठीक है, सी फॉर साइटोमेगैलो वायरस एंड ये सी आई साइडोफोवीर से आप याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच IUCD intrauterine contraceptive device needs to be replaced only after 10 years। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूँ। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो है वो हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट में हमारे पास नॉन मेडिकेटेड, ठीक है, कैसे हैं? नॉन मेडिकेटेड, ये मेडिकेटेड हैं और ये हार्मोनल हैं, इनमें कोई मेडिसिन कुछ रिलीज़ नहीं होने वाला, सिंपल जो है वो डिवाइसेस हैं, सिंपल। ठीक है, तो इनमें इनका जो एग्जांपल था दैट इज़ द लूपस लूप। ठीक है, लूपस लूप जो था वो इसका एग्जांपल है। और जो मेडिकेटेड है उसमें आपको देखने को मिलेंगे जो कॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, 200B का जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, मल्टी लोड जो है, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो मेडिकेटेड होती हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास जो जनरेशन थर्ड में आते हैं, ये होते हैं हार्मोनल। इनमें भी कॉपर जो है शेप सेम होती है, पर वो कॉपर की बनी नहीं होगी, शेप सेम होती है। ठीक है, इसमें भी पर ये कॉपर कंटेन करती है, कॉपर कंटेन नहीं करती है। इसमें जो वो हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं, यूट्राइन की जो लाइनिंग है वहाँ पर हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं नियर अबाउट 1 ईयर तक, ताकि जो है वो जो फीमेल है वो प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास अभी ऑप्शंस देखिए, यहाँ पर ऑप्शंस दी गई हैं, कॉपर्टी 200B, मल्टीलोडेड 3 प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये भी हमारे पास इसी के ही हैं, इसी के अंडर आते हैं ये इंट्रायूट्राइन कॉन्सेप्टिव डिवाइसेस में। देन कॉपर्टी 380A एंड नोवा टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कौन सा ऐसा इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जिसे जो है वो 10 ईयर्स में जो है वो उसको रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज वो इंटरनल रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो राइट आंसर है दैट इज़ द कॉपर टी जो है 380A, ये जो है वो हमें 10 ईयर्स में रिप्लेस करनी पड़ती है। ठीक है, और जो हमारे पास जो कॉपर टी 200B है ये नियर अबाउट 3 ईयर्स। ठीक है, ये 3 ईयर्स के लिए, ये मैंने आपको बता दिया, ये 10 ईयर्स के लिए था। ठीक है, और जो ये हमारे पास प्रोजेस्टेरोन है, ये जो है ये हार्मोनल में आता है। ठीक है, दिस इज़ अ हार्मोनल इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये हार्मोनल है और ये जो है वो हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, और हमारे पास ये जो नोवा टी है ये भी जो है वो हमारे पास कॉपर ही कंटेन करता है। ठीक है, ये कॉपर टी में भी आता है और इसके भी कुछ फर्दर टाइप्स होती हैं, डिपेंड करता है कि कितना कॉपर का कंटेंट इन्होंने कवर किया है। ठीक है, 200 मिलीमीटर स्क्वायर के हिसाब से होता है या 300 मिलीमीटर स्क्वायर के हिसाब से होता है, तो इसको नियर अबाउट 5 ईयर्स में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, 10 ईयर्स का हमारे पास यही था, ये 3 का था और ये वाला 5 ईयर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फैक्टर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद सक्सेसफुल स्मोकिंग सिचुएशन। ठीक है, तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो बहुत क्लोजली जो है वो एसोसिएट करता है सक्सेसफुल स्मोकिंग सिचुएशन से।
ठीक है, कि अभी सक्सेसफुल हो चुका है हमारा स्मोकिंग को मतलब छोड़ने का जो है, ठीक है। तो एनरोलमेंट इन अ शॉर्ट टर्म सपोर्ट ग्रुप, कि आपने किसी एक ऐसे कोई ग्रुप में एनरोलमेंट करवा लिया है जहाँ पर आपको उसको मतलब हेल्प करेंगे आपकी स्मोकिंग सीजेशन को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो वो आपका एक मतलब आपने एक फैक्टर एसोसिएट होता है इस चीज़ से। देन लैक ऑफ रिलायंस ऑन निकोटीन गम और अ सेकेंडरी इंटरवेंशन, कि आपने इन चीज़ों को भी छोड़ दिया, ठीक है। आपने अब रिलाय नहीं करते आप इन गम्स के ऊपर, या कोई सेकेंडरी इंटरवेंशन आप नहीं ले रहे हैं स्मोकिंग सीजेशन करने के लिए, ठीक है। प्रेपरेशन ऑफ अ प्लान टू डील विद पोटेंशियल रिलैप्सेस, ठीक है। तो आपने कुछ ऐसे प्लान्स बनाए हैं कि अगर कुछ हुआ कि मैं दोबारा से वो स्मोक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन हो तो मुझे क्या करना है। देन रिलायंस ऑन अ सिंगल इंटरवेंशन, कि आप एक इंटरवेंशन के भरोसे बैठे हुए हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो फैक्टर है जो बहुत क्लोजली एसोसिएट करता है इस बात से कि देयर इज अ सक्सेसफुल चांसेस ऑफ स्मोकिंग सीजेशन, दैट इज द ऑप्शन सी, प्रेपरेशन ऑफ अ प्लान टू डील विद द पोटेंशियल रिलैप्सेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट गाइडलाइन ऑफ वैक्सीनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल एट द एज ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। तो जो गाइडलाइंस है हमारे पास वैक्सीनेशन की, उनमें जो है वो ये जो मेंशन की गई है वैक्सीनेशन, इनमें से कौन सी वैक्सीन जो है वो हम 5 ईयर्स पर देंगे, ठीक है। DPT प्लस OPV, देन DT बूस्टर प्लस विटामिन ए, देन DPT प्लस विटामिन ए एंड DT, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास जो राइट आंसर है दैट इज़ द DPT प्लस विटामिन ए, क्योंकि आपको पता है विटामिन ए जो है वो हम 6 मंथ की गैप के ऊपर 9 मंथ से स्टार्ट करते हैं, 5 ईयर्स तक देते हैं हम, ठीक है, 6 मंथ की गैप के ऊपर, तो वो भी जाएगा। और DPT का भी जो है वो वैक्सीनेशन होता है हमारे पास अप टू 5 to 6 ईयर्स के बीच में इसको देना पड़ता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास जो है DPT और OPV का है, तो ये हमारे पास पेंटावलेंट वैक्सीन में इन्वॉल्व हो जाता है और 6, 10, 14 वीक्स पर जो है वो चलता रहता है, ठीक है। और जो बूस्टर डोज है DT का बूस्टर डोज, ये हमारे पास नियर अबाउट 11 to 12 ईयर्स पर जो है वो करते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो है वो अगेन DPT और जो विटामिन ए का है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पेंटावलेंट वैक्सीन में जो है वो जाता रहता है, ठीक है।